आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC प्रीलिम्स 2015 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए 50 प्रश्नों पर। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अच्छा, इस वीडियो में ना मैंने जो CGPSC 2015 में जो मतलब करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी मैंने जस का तस ले लिया है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवा अंजूर योजना किससे संबंधित है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। हालांकि ये जो नवा अंजूर योजना है ना, ये काफी पुरानी योजना थी 2015 की तुलना में भी। तो ये जो नवा अंजूर योजना है ये मेरे ख्याल से 2006 में इसको शुरू किया गया था, और ये जो है ना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम करता था यह योजना। तो यहाँ पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर लिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हुआ था, स्वावलंबी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेरे ख्याल से ना शायद 2015 या 2014 के आसपास में इसको शायद समाप्त किया गया था, मतलब कुछ हुआ था उस कारण से इसको पूछा गया था। तो ऐसे जो योजनाएं थोड़ा कुछ मतलब करंट में अगर चल रही है, कुछ भी मतलब उसके बातें चल रही, कुछ भी हो रहा है, तो वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना विलोपित हो गया था। देख लेते हैं हम लोग। कोरिया जो है कोयला बता रहा है, ठीक है, मतलब कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये बताना था ना। तो कोरिया में कोयला मिलता है, ठीक है। रायपुर में हीरा, ये थोड़ा सा डाउट वाला चीज है, क्योंकि जो हीरा है ये अलेक्जेंड्राइट के रूप में, जिसको गरीबों का हीरा कहा जाता है, ये गरियाबंद क्षेत्र में मिलता है। रायगढ़ में लौह अयस्क बोल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है। सरगुजा में सोना, ये भी डाउटफुल है। तो इसी कारण से ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। अवरोही क्रम देखो क्या दिया है कि छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटता क्रम। तो यहां आपको बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बाद दूसरी उससे छोटी लंबी कौन है, छोटी नदी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है, फिर सबसे छोटी कौन है, ये आपको बताना है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली जो लंबी नदी है यहां पर इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहंद, इन्हीं चारों नदियों का यहां पर जिक्र हुआ है। तो सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। शिवनाथ नदी, इसकी लंबाई है लगभग 290 किलोमीटर। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। उस पर दूसरे नंबर में आएगी इंद्रावती नदी, इसको हम लोग 1 कर देते हैं, ये है 2। तो दूसरे नंबर में आएगी इंद्रावती, जिसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर में आएगी मांड नदी। तीसरे नंबर में कौन आएगी, मांड नदी, ये तीसरे नंबर में आएगी मांड नदी। मांड नदी की लंबाई है लगभग 155 किलोमीटर। उसके बाद रिहंद नदी, ये चौथे नंबर में, रिहंद नदी की लंबाई है 145 किलोमीटर। मतलब कि आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, सबसे पहले शिवनाथ, यहां पर है सबसे पहले शिवनाथ, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद मांड, उसके बाद रिहंद। तो आपका ये जो है ना ब, ये उत्तर सही होगा। सबसे लंबी शिवनाथ 290 किलोमीटर, इंद्रावती 264 किलोमीटर, मांड जो है 155 किलोमीटर, रिहंद 145 किलोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग नदियों की लंबाई और जो भी दूसरी चीजें हैं ना उनको भी ध्यान में रखिएगा, जैसे कि जिलों का क्षेत्रफल हो गया या फिर जनसंख्या, इस टाइप की चीजें। तो आंसर ब आपका जो है राइट होगा। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। गट्टासिल्ली सत्याग्रह, यहां पर ना ये डलना था, माफी चाहूंगा, ऐसे। छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो देखो गट्टासिल्ली, ये जंगल सत्याग्रह हुआ था ना, गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह, जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो यहां पर प्रमुख नेता थे
श्री नारायण राव मेघावले, श्री नथुजी जगताप। तो यहां पर आंसर लिया गया है ये उपरोक्त दोनों ही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं और दूसरा तरफ जो है संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। तो देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस जिसको बोला जाता है, इससे संबंधित थे परसराम सोनी। तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद रायपुर डायनामाइट केस, इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे बिलख नारायण अग्रवाल। लेकिन यहां पर बिलख नारायण अग्रवाल का नाम नहीं दिया है, उनके एक साथी हैं ईश्वरी चरण शुक्ल, तो इनका नाम यहां पर दिया है। तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद है दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी। तो भाई ये काम किया था रघुनंदन सिंगरौल ने, सब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर। तो सी का हो जाएगा 2। उसके बाद दिया हुआ है रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, काफी बार बता चुका हूं, रणवीर सिंह शास्त्री विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व किया था इन्होंने। तो डी का हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो यही आंसर जो है सीजीपीएससी ने लिया था, 4, 1, 2, 3। कहां गया ये 4, सॉरी माफी चाहूंगा, ये 4, 1, 2, 3 द आपका जो आंसर होगा द 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1862 में छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग बनाया गया। 1861 में 3 जिले बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद 1862 में इन तीनों जिलों को मिलाकर के छत्तीसगढ़ संभाग स्थापित किया गया मध्य प्रांत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मराठा शासनकाल के समय में छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर विद्रोह हुआ था? धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था, कवर्धा में नहीं हुआ था, तारापुर ये बस्तर में है, यहां पर भी हुआ था, बस्तर में है ना तारापुर विद्रोह हुआ था जिसमें दलगंजन सिंह ने नेतृत्व किया था। तो ये मराठा शासनकाल में हुआ था। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 पीएससी ने जो आंसर लिया था ना वही मैं आपको बता रहा हूं। तो 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल 2015 खेला गया। इसमें भारत सहित कुल कितने देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था? तो ये जो है करंट का क्वेश्चन था उस समय, अभी के हिसाब से ये कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसमें 8 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। तो इस तरह अभी अगर कोई भी प्रतियोगिता हुई है तो उसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी रखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी भी पूछा जा सकता है। ये उस समय के हिसाब से 2015 के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 बार 2015 के हिसाब से 3 बार छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2015 के हिसाब से। लेकिन अगर हम अभी के हिसाब से देखें ना, करंट के हिसाब से, तो छत्तीसगढ़ को 5 बार, छत्तीसगढ़ को जो है ना 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिल चुका है तो सुन लीजिएगा, 2010-11 में, उसके बाद 2012-13 में, फिर 2013-14 में। ये तीनों वर्ष ना 2010-11, 2012-13, 2013-14 ये धान के उत्पादन के लिए मिला था। इसके बाद 2014-15 में दलहन के उत्पादन के लिए, फिर 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए। तो 5 बार छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 3 बार धान के उत्पादन के लिए, 1 बार दलहन के लिए और 1 बार जो है क्या कहेंगे उसको, कृषि कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार आज के समय में छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो चुका है, लेकिन 2015 की स्थिति में 3 बार। अगला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया ये भी, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भाई ये बीजापुर जिले में है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, हाँ बीजापुर जिले में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ की किस नृतक को प्रथम स्थान मिला? तो भाई किस नर्तक को
प्रथम स्थान मिला, तो ये जो है ना रुचि कृष्णन, तो अभी अगर इस तरह का कुछ भी हुआ है तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये तो किसी काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय वाला जिला है। तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला दूसरे राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है, तो वो है धमतरी। ध्यान रखेंगे, धमतरी ऐसा जिला है जो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है, काफी बार पूछा गया इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची को सुमेलित कीजिए। तो सूची को सुमेलित करने को बोल रहा है अभ्यारण्यों के नाम और जिला, तो कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, सेमरसोत, सेमरसोत अभ्यारण्य कहां पर है भाई, ये है बलरामपुर जिले में, तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बादलखोल, ये जसपुर में है, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद गोमर्दा अभ्यारण्य, ये रायगढ़ में है, सी का हो जाएगा 1। सीता नदी है धमतरी में, तो डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 इसका आंसर होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये रहा ना ब, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, व्यापम ने भी इसको कई बार पूछा है और पीएससी में भी देखने को मिला है। तो कोंडागांव जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत एक जिला है, नारंगी नदी के तट पर स्थित है। नारंगी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील से। और नारंगी नदी किसकी सहायक नदी है, तो इंद्रावती की सहायक नदी है। और नारंगी और इंद्रावती नदी का जो संगम स्थल है वो नारायणपुर नामक स्थान पर हुआ है, नारायणपुर। यहां पर ना एक प्राचीन विष्णु मंदिर भी स्थित है जो कि नागवंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियां, तो इसका आंसर है सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ियों का हिस्सा है रामगिरी की पहाड़ियां। रामगिरी की पहाड़ियां जहां पर कभी अपने क्या कहते हैं, जो क्या नाम, कवि कालिदास जी, महाकवि कालिदास जी इसी रामगिरी की पहाड़ियों पर कुछ समय व्यतीत किया था और यही उन्होंने अपनी एक रचना मेघदूत, जो कि एक खंड काव्य है, उसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है पंचायती राज, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं। तो यहां दिया हुआ है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, मतलब जो सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो देख लेते हैं भाई क्या सही नहीं है ग्राम सभा के विषय में। तो पहला दिया हुआ है, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। तो देखो, ग्राम सभा की बैठक में ना जो गणपूर्ति है उसके लिए 1/10 सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है, तो ये ठीक है, ठीक है, राइट, ऐसे लगाते हैं। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। अगला दिया है, गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। गणपूर्ति के लिए ना जो पंच होंगे, सरपंच होंगे, वो उत्तरदायी हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि वो लोगों को बुलाएं, मतलब ग्राम सभा के सदस्यों को। अगला दिया है, गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, मतलब 1/10 से कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो जो बैठक है उसको स्थगित कर दिया जाएगा, सही है ये भी। अगला दिया है, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। क्या बोल रहा है अगला, कि स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो ये जो है ना गलत है, यहां पर ये 2 बार आ गया है, माफी चाहूंगा, तो ये गलत होगा। जो स्थगित सम्मेलन है ना उसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। अगर 1/10 सदस्य से कम सदस्य उपस्थित हैं तो भी सम्मेलन बुलाया जा सकता है, तो ये वाला जो है गलत है, गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला दिया है, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। तो देखो, जो बजट है ना उसको पारित करने के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है, चाहे वो पहला सम्मेलन हो या फिर स्थगित सम्मेलन हो, गणपूर्ति जब तक पूरा नहीं होगा, 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, 1/10 सदस्य या उससे अधिक सदस्य उपस्थित नहीं होते
तब तक बजट पारित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर बोल रहा है कि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। अगला दिया है स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा सम परीक्षा प्रतिवेदन किया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता, गणपूर्ति होना आवश्यक है। अगला दिया है यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या क्या गलत है? 5वां गलत है, ये गलत है, 6ठा गलत है, 7वां गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5, 6, 7। मतलब कौन सही नहीं है वो पूछा है ना, तो 5, 6 और 7 ये गलत है, मतलब द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्राम पंचायत। अब जो है ग्राम पंचायत के बारे में है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं भाई ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। पहला दिया है ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। जी हाँ, जो ग्राम पंचायत होता है उसमें 20 पंच हो सकते हैं अधिकतम, सही है। अगला है ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितने भी पंच होंगे अधिकतम 20 हो सकते हैं। अगर 20 पंच होते हैं तो सभी के सभी निर्वाचित होंगे, मनोनीत वाला कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है ग्राम पंचायत में, तो ये गलत है। पंच जो है सभी निर्वाचित होंगे, कोई मनोनीत नहीं होगा। अगला दिया है जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित कर सकता है। भाई अभी मैंने बताया कि जो पंच है सभी निर्वाचित होते हैं, तो ये भी गलत है। कोई जनपद का जो सदस्य है वो किसी को मनोनीत नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। तो भी बोल रहा है, जी हाँ, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। वो गांव के जनसंख्या के हिसाब पर, मतलब गांव के जनसंख्या पर निर्भर करता है, तो ये सही है। अगला दिया है पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट द्वारा निर्णय होता है, मतलब लॉटरी निकाला जाता है। अगर किसी को मान लो समान मत प्राप्त हुआ हो, जो पंच हैं, सरपंच हैं, इसके चुनाव में ना, वोटिंग में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये 2 प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होता है, क्योंकि जनसंख्या काफी कम होता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक को 50 मिला तो दूसरे को भी 50 मिला, तो ऐसी स्थिति में ना वो लॉटरी निकालते हैं, दोनों का नाम लिखेंगे, एक को उठाएंगे तो वो बन जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। भाई मनोनीत सदस्य नहीं होते, अगर किसी भी कारण से मनोनीत किया भी जाता है ना पंचायती राज व्यवस्था में, तो उसको जो है ना बैठक में भाग लेने का अनुमति होता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। जैसे जनपद पंचायत हो गया और उसके बाद जिला पंचायत हो गया, उसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, वो लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। और पंचायत के मामले में जो ग्राम पंचायत है उसमें तो मनोनीत सदस्य ही नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 जो है यहाँ पर गलत है। क्या सही नहीं है, यही बताना था ना। तो 2, 3 और 6 जो है गलत है, 2, 3 और 6 जो है सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में मतलब जो ट्राइबल इलाका है ना, जो एसटी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो इलाका है, वैसे क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहां पर न तो सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है, न उप सरपंच। इसकी अध्यक्षता करता है अनुसूचित जनजाति सदस्य का एक सदस्य, मतलब देखो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। मतलब ग्राम सभा की बैठक में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं उन्हीं में से ही किसी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। ध्यान रखना, ग्राम सभा के विषय में बात कर रहा हूं। अनुसूचित क्षेत्र में वहां का जो सरपंच होगा वो भी अध्यक्षता नहीं करेगा, केवल और केवल उस सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जिसको ग्राम सभा अध्यक्ष पद के लिए चुनेगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग में विगत पंचायत चुनाव में मतपत्रों का रंग निर्धारित किया गया था। तो देखो ये 2015 का क्वेश्चन है ना, तो इसमें चुनाव कब हुआ रहा होगा? मेरे ख्याल से शायद 2014 में चुनाव हुआ था। हाँ 2014
हाँ 2014 में चुनाव हुआ रहा मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है ना, उसमें मत पत्र अलग अलग रंग के होते हैं, वोटिंग मशीन यूज नहीं किया गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, हालांकि उतना मतलब इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मजे के लिए बता सकता हूं। तो देखिएगा, जो पंच है उसका था गुलाबी, पंच का क्या था, गुलाबी। सरपंच का था पीला, सरपंच का था पीला। उस पर जो जनपद पंचायत सदस्य है इसका था नीला, जिला पंचायत सदस्य का था सफेद, सफेद। तो इस तरह से इसका जो आंसर निकलता है 2 4 1 3, मतलब बी, उसके बाद बी डी ए सी, ये कुछ आंसर निकला था। तो ऐसे आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधेयक को भेज सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां ये बोल रहा है कि संविधान, जो हमारे भारत का संविधान है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होगा, वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। मान लो कि राज्य विधानसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ, उसको जो है विधानसभा के सदस्यों ने पारित कर दिया और उसको जो है अनुमोदन के लिए, स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। लेकिन राज्यपाल के पास एक विशेष अधिकार होता है कि अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा मैटर है, उसको राज्यपाल अगर राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना चाहता है तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यह किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 200 के तहत। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधेयक को भेज सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो जलप्रपात, वाटरफॉल, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो अमृतधारा जलप्रपात जो कि हसदेव नदी पर है, कोरिया जिले में है, बिल्कुल सही है। सातधारा जलप्रपात ये इंद्रावती नदी में है, और ये जो है ना भाई मुंगेली में नहीं है। ये जो है ना मेरे ख्याल से दंतेवाड़ा या फिर बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है ये। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, दंतेवाड़ा या बीजापुर होना चाहिए। रानी दरगाह जलप्रपात ये सुकमा जिले में है, ये सही है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी में है, ये बस्तर जिले में सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब, ये सुमेलित नहीं है, मतलब जोड़ी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में सही है। तो आपको बताना है लिंगानुपात के घटते क्रम में कौन सा जोड़ा जो है सही है, लिंगानुपात। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिएगा, इसका आंसर होगा कोंडागांव का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। तो यहां पर कोंडागांव जो है सबसे फर्स्ट में यहां दिख रहा है स में, तो यही आंसर होना चाहिए। कोंडागांव का लगभग 1033, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में 1033 महिलाएं हैं कोंडागांव में। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है दंतेवाड़ा, जिसमें है 1023 लिंगानुपात। उसके बाद अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो ये 5वें नंबर में है, जहां तक 1015। ये मेरे ख्याल से 18 जिलों के आधार पर है 2011 में, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में 18 जिले हुआ करते थे उसके हिसाब से। तो आपका आंसर होगा कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को बोल रहा है। जिला और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ये 2011 के जनगणना के आधार पर पूछा जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। 2011 का जो जनगणना है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं भाई, दुर्ग यहां पर है 64.15, दुर्ग में 64.15, धमतरी में है 18.65, धमतरी में 18.65, राजनांदगांव में 17.73, रायपुर में 59.28। रायपुर का ज्यादा दिखा रहा है क्या, कि मैंने गलत लिखा है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, रायपुर में 59.28, दुर्ग में 18.65, नहीं धमतरी में है ये दुर्ग में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत।
शायद मैंने डाटा गलत लिखा या क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 17 दिखा रहा है राजनांदगांव। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, खैर इसको हम लोग कूट देख लेते हैं। CADB, ये आंसर बन रहा है ना, CADB, ये CGPSC के आंसर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है जो भूआविष्ठित जिले हैं ना, अभी तो 10 हो गए हैं भूआविष्ठित जिले, पहले 9 थे, तो इनमें से कौन से जिले भूआविष्ठित जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो पहला वाला में धमतरी, ये तो स्पर्श करता है। दूसरे वाले में कौन स्पर्श करता है, धमतरी, यहां पर भी धमतरी है। इसमें कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यहाँ पर जो कोरबा है, रायपुर है, दुर्ग है, सरगुजा है, ये किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। यहाँ पर धमतरी भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका स। तो जितने भी भूआविष्ठित जिले हैं उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या था। तो इसका आंसर लिया गया है 76%। उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, अभी के हिसाब से इसको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर क्या है। तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यहां पर जो है 2014-15 के जगह पर क्या हो सकता है, 2019-20 हो सकता है, 2020-21 हो सकता है, उसके हिसाब से आपको ये चीज बताना होगा। फिलहाल इसका आंसर ये था, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। ये वाला क्वेश्चन शायद ना CGPSC ने 2-3 बार पूछा है, तो इसका आंसर है राजनांदगांव मंडी। यहां पर जो है सबसे पहला किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया। दूसरा मेरे ख्याल से महासमुंद में है, आप लोग बताइएगा दूसरा किसान शॉपिंग मॉल कहां है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तो पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये जो है ना 2002 से 2007 के बीच चला था, तो इस बीच जो है यह योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है सिंघनपुर रायगढ़ जिले का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत योगदान वर्ष 2014-15 में क्या था। तो ऐसे ही आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बनता है। इसका मतलब इस डाटा का कोई मतलब नहीं है, यहां पर बस जो ईयर है वो चेंज हो जाएगा, आपको सेम यही चीज पूछा जा सकता है। तो एक आपको आइडिया होगा इन क्वेश्चंस से कि किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंचित भूमि में जलाशय नहरों से सिंचित भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में कितना है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में ना 2013-14 की स्थिति में जलाशय जो नहर है, नहरों से सिंचित भूमि का प्रतिशत आपको बताना है। तो ये 55% था। एक चीज ध्यान रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से की जाती है, तो यही चीज जो है अभी भी पूछा जा सकता है। बस यहां पर जो है जो सन है वो बदल जाएगा, वो आज के समय का होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है। करिया मतलब होता है काला, अक्षर मतलब अक्षर, भैंस मतलब भैंस, बराबर मतलब बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा न हो। अनपढ़ मतलब अपढ़, अनपढ़ को बोला जाता है अनपढ़, अपढ़। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है भाई, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 1-2 बार मेरे ख्याल से पूछा गया है। भारती बंधु, ये जो हैं कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। भारती बंधु तीजन बाई पंडवानी से संबंधित हैं। देवदास बंजारे ये पंथी नृत्य से संबंधित हैं। ममता चंद्राकर लोक गायिका हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये महाभारत पर आधारित है और एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान, इनके जो दोहे चौपाई हैं उनको जो है पंडवानी में गाया जाता है। सबल सिंह चौहान, इन्होंने मतलब महाभारत पर दोहा चौपाई लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा गया है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो भाई इनकी जन्मस्थली है चंपारण। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, मध्य जो भक्तिकालीन कवि थे ना महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध हैं? तो भाई राजा चक्रधर सिंह ये कथक नृत्य के विकास के लिए जाने जाते हैं, रायगढ़ के महाराजा थे ना। अगला क्वेश्चन है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र है लोरिक चंदा। ये जो रांझा हीर है, हीर रांझा, ये पंजाब से संबंधित है ना। दुष्यंत शकुंतला, ये मेरे ख्याल से महाकवि कालिदास जी की एक रचना है ना अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके पात्र हैं। नल दमयंती, ये बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? धनकुल गीत कहाँ गाते हैं ये आपको बताना है। ये बस्तर जिला में गाया जाता है या फिर बस्तर संभाग भी इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बांस गीत कौन गाते हैं? बांस गीत, तो ये जो है ना राउत लोगों के द्वारा बांस गीत गाया जाता है। बांस गीत ये सीजीपीएससी का आंसर है, जो राउत लोग जो बांस गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो मातर त्योहार ये यादव समाज के द्वारा मनाया जाता है। मातर त्योहार मतलब राउत, राउत यादव अहीर ये जो है एक ही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी जनौला कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पन्हाते जाए, इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। काली गाय कलिंदर खाए, कलिंदर मतलब जो तरबूज जैसा होता है उसको बोला गया है। दूहते जाए पन्हाते जाए, तो इसका आंसर है कुआं। जो कुआं है उसको काली गाय बोला गया है। कलिंदर बोला गया है बाल्टी को, बाल्टी को आप जो है ना अंदर डालते जाओ, मतलब जो काली गाय है वो बाल्टी को खाती जाती है और बाहर निकालते जाते, मतलब पानी बाहर आते जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रतनपुर के कवि थे ना गोपाल कवि, तो इनकी पुस्तकें कौन सी है ये आपको बताना है। जैमिनी अश्वघोष इनकी रचना है, राम प्रताप भी इनकी रचना है, भक्ति चिंतामणि भी इनकी रचना है, मतलब उपयुक्त सभी इनकी रचनाएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? नस्तियां मतलब फाइल, तो किसके माध्यम से भेजी जाती है? राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जो भी फाइलें भेजी जाती है वो किसके माध्यम से भेजी जाती है? मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जाती है। मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी होता है। आप बताइए वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? अगला क्वेश्चन है, पैराग्लाइडिंग विश्व कप भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये जो है ना मुझे लगा ये छत्तीसगढ़ में हुआ होगा, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था उस समय। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी हैं वो दो भागों में शासन किए थे ना, दो शाखाओं में, रायपुर और रतनपुर। तो रतनपुर के कलचुरी शाखा का मतलब रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक वो था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव का बेटा हुआ ब्रह्मदेव, राय ब्रह्मदेव, और रामचंद्र देव ने अपने बेटे राय ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की थी। मोहन सिंह ये तो आखिरी शासक था ना। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1822 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो देखो 1922 में सिहावा नगरी, धमतरी में सिहावा नगरी है, यहां पर कौन सा सत्याग्रह हुआ था? जंगल सत्याग्रह। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला सत्याग्रह माना जाता, पहला जंगल सत्याग्रह माना जाता है। पहला जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि 21 जनवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन इस समय जारी था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2015 में दिल्ली में आयोजित डिजिटल भारत सप्ताह में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो यहां पर छत्तीसगढ़ को जो है पहला स्थान दिया गया था डिजिटल भारत सप्ताह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ?
तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल मतलब CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि अभी 5 भागों में विभाजित हो चुका है। आप लोग अगर बताना चाहिए तो CSEB जो 5 भागों में बंटा है उसके नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर बता सकते हैं तो CSEB छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, मतलब राज्य गठन के 15 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ औद्योगिक विकास केंद्र है, दूसरे तरफ जिला। तो सिलतरा कहाँ पर है भाई? ये सिलतरा जो है ना रायपुर में है क्या? हाँ, सिलतरा जो है रायपुर में है। बोरई जो है ये दुर्ग में है, बोरई दुर्ग में है। सिरगिट्टी बिलासपुर में है। लारा रायगढ़ में है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? सिलतरा मतलब ए का हो जाएगा 4, बोरई 3, सिरगिट्टी बिलासपुर, लारा 2, मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये जो है आपका आंसर होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिया है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ नदी। देखते हैं तो संजय गांधी परियोजना का संबंध है खारंग नदी से बिलासपुर, तो ए का हो जाएगा 3, इस तरफ लिख देते हैं। राजीव गांधी परियोजना ये मनियारी नदी में है, मुंगेली में, मनियारी नदी में, तो इसको कर देंगे 4, बी का हो जाएगा 4। दुधावा परियोजना महानदी में, मतलब सी का हो जाएगा 2। सिकासार परियोजना ये पैरी नदी में, तो डी का हो जाएगा 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका आंसर, 3 4 2 1 ये द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 51वां क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने वो पीछे ना एक क्वेश्चन ले लिया जो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं था। तो देखते हैं, ताना भगत आंदोलन जतरा उर्राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर लिया गया है 1914। ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन जतरा उर्राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानने के लिए आवश्यक है कि इन चीज़ों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको समझने के लिए है। बाकी उनके आंसर आपके लिए कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।